जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम कहीं नेताजी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं सैफई में और जाहिर तौर पे जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है प्रोफेसर रामगोपाल, जो समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। सर, बताया जा रहा है कि इस बार यूपी और की जो लड़ाई है वो दो चाणक्यों की भी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के चाणक्य आप कहे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं लड़ाई है, टक्कर है? नंबर एक तो ये कि मैं इस बात से सहमत नहीं कि ये लड़ाई दो चाणक्यों के बीच में है। वास्तव में ये लड़ाई अखिलेश और योगी के बीच में है। इसमें दिल्ली वाला कहीं कोई लाइट में नहीं। और मुझे चाणक्य जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। वो ये कहते थे कि साधन चाहे जैसे हों, अगर साध्य वो प्राप्त कर लिया जाए तो सब ठीक है। लेकिन गांधी जी कहते थे कि अगर साध्य पवित्र है, जिसको लक्ष्य को प्राप्त करना है पवित्र है, तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो मैं गांधीयन पॉलिसी वाला हूँ, मैकियावेलियन या चाणक्य की पॉलिसी वाला हूँ ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं वो चाणक्य को नहीं जानते हैं, न मैकियावेली को जानते हैं। गांधी को नहीं जानना चाहिए। इस देश में, इस परिवेश में जो है, उसमें गांधीवाद ही सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल सिद्धांत है। अच्छा, उसी पे चलना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि हमारी और अमित शाह के बीच की लड़ाई कोई नहीं है। अमित शाह के हमारे गृह मंत्री, कोई सवाल नहीं। लड़ाई है केवल अखिलेश और योगी के बीच में। जनता को चुनना है कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश हों या योगी बने रहें। अच्छा रामगोपाल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप चूक गए तो ये कश्मीर हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तो संकेत किस तरफ करते हैं? जब हारने लगते हैं लोग तो बुद्धि खराब हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं लोग, मनमाने तरीके से बात करने लगे। और यही नहीं मालूम होता है कि हम कह क्या रहे हैं, अर्थ क्या है, वो नहीं जानते हैं। और बाबा तो वैसे भी कुछ नहीं जानते, तो वो तो ये कहेंगे ही रोजाना। आपने देखा नहीं कि फर्स्ट फेज के बाद बौखला गए तो गाली देने लगे। अब जब उठते हैं तो गाली देते हैं। अभी मैंने उनका ट्वीट देखा, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। एक भी मेडिकल कॉलेज जो बनाया है आज तक उसमें प्रिंसिपल और फैकल्टी अपॉइंट नहीं कर सके। और प्रचार करते दिल्ली में लिख दिए कि इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी एम्स बना दी। नहीं, इन लोगों ने, यूपी वालों ने एक भी नहीं बना पाए। जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं सिर्फ अखिलेश के बनाए हुए चल रहे हैं और नेताजी के बनाए हुए, या वे पुराने थे सब। रामगोपाल जी, आपको लग रहा है कि चुनाव जो है वो मुद्दों से थोड़ा डिरेल किया जा रहा है? नहीं, हम डिरेल हो ही नहीं रहे। आपने देखा ये गाली दे रहे हैं। मैंने सारे लोगों से कहा, न हमारे न अखिलेश डिरेल हो रहे हैं, न पार्टी के कार्यकर्ता डिरेल हो रहे हैं। ये गाली देना, हम कार्यक्रम हमारी मीटिंग चल रही थी यहाँ, क्या नाम, घिरूर में 2 दिन पहले, परसों। वहाँ से एक काफिला निकला बहुत बड़ा आगे गाड़ियों का। मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और करेल का उम्मीदवार था। और आगे चल के वो वहाँ घिरूर के लोगों को गाड़ी रोक के गाली गलौज करने लगा। तो उनकी गाली देता है, हम मारेंगे। हमने कहा ये गाली देंगे, और मैं 1 घंटे भर से कह रहा हूँ, आपसे भाषण दे रहा हूँ कि ये गाली देंगे और एक बार भी आप उनका जवाब मत दीजिए 7 मार्च तक। जब तक वोट न पड़ जाए, फिर आप जैसे चाहें वैसे अपना मन से जवाब देना चाहे तो देना, न देना चाहे तो मत देना। नहीं तो ये वो आपको लगता है कि कुल मिला के हार की निशानी नहीं? तो एसपी सिंह बघेल कहे कल उनके ऊपर धन हमला हो गया, करेल थाने में बैठे रहे। नहीं, वो लोगों को गाली, वीडियो देखिए गाली दे रहे, मुझे ठीक कर दूंगा। अब बताइए इस इलाके में ऐसे किसी को दें, किसी को गाली दें, कोई बर्दाश्त करेगा? वो तो गनीमत ये है कि चुनाव हो रहा है इसलिए कोई नहीं बोल रहा है, वरना यहाँ कोई नहीं जानता है कि मंत्री संतरी कौन है। यहाँ लोगों ने कितने मंत्री और मुख्यमंत्री देखे, कौन केयर करता है? और दिल्ली वाले मंत्रियों कोई नहीं केयर करता। तो साहब, जैसे आप तो कई चुनाव लड़े, नेताजी को चुनाव लड़ाते रहे, सभी स्ट्रेटजी बनाते रहे, तो इस चुनाव में क्या लग रहा है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या पेश आ रही है? कोई चुनौती नहीं, अब की तो जनता लड़ रही चुनाव। आपने देखा नहीं कि एक दिन के नोटिस पे अखिलेश जब आते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। लोग स्वयं अपने ट्रैक्टर ले आते हैं, अपनी गाड़ियाँ ले आते हैं, पैदल आ जाते हैं। और इनकी गाड़ी, इनके लिए सारे, अब देख परसों पढ़ा आपने कि सहारनपुर की प्रधानमंत्री की मीटिंग लीग के लिए 175 बसें
पंजाब से लाएंगे। उसका पेमेंट फंस गया है। पेमेंट फंस गया है, चुनाव रद्द हो जाएगा, हम लोग जा नहीं रहे, तिकड़मबाजी में अपने चुनाव फंसे हुए हैं। अगर कह दें तो ये कैंडिडेट के खर्च में जुड़ जाए तो हो जाएगा रद्द, कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि ये लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं? अब हाथ पैर मार रहे हैं। जब आदमी डूबने लगता है तालाब में या पानी में तो सोचता है तिनका ही कोई मिल जाए, ताई के सहारे निकल जाए, निकल नहीं पाते, डूब जाते, डूब जाएंगे। ठीक है। अच्छा प्रताप, जो घोषणा पत्र आपने बनाया है, जितना लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाया है, क्या ये संभव है कि पूरी implement तरह हो जाए? संभव है। आप अगर पूछें डिटेल, अभी टाइम नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि 300 यूनिट बिजली खर्च करने पर कितना पैसा आएगा, फ्री सिंचाई पे कितना पैसा आएगा, लैपटॉप पे कितना आएगा, कन्या विद्याधन पे कितना आएगा, और लोन कर्ज मुक्त उसमें कितना आएगा, और कर्ज माफ़ी 5 साल में किसानों की करेंगे उसमें कितना आएगा। ये उत्तर प्रदेश के कुल बजट का 10% भी नहीं है जो हम रियायत देने जा रहे हैं। इसलिए नो प्रॉब्लम, कोई पैसे की समस्या नहीं। किसी योजना को पहली दिन से ही लागू करना शुरू कर देंगे, पहले दिन से। पहली कैबिनेट की मीटिंग में देखिए फैसले क्या करते हैं अखिलेश। तो आपको लगता है कि जो 5.5 लाख करोड़ का आपका बजट करीब है, 6 करोड़ का, इसके 10% में सारी योजनाएं आप लागू कर देंगे? जो हम बता रहे हैं उनका केवल 52,000 करोड़ है केवल, तो कोई समस्या नहीं। तो सर बिजली, अच्छा पहले किया था, पेट्रोल डीजल पहले देने की किया बात था कि नहीं किया था? किया था, बोलिए। हाँ। पहले जो वादे किए पूरे किए कि नहीं किए? आप तो पत्रकार हैं, दुनिया देखी हुई है, सारे घूमे हुए हैं, और तो अखिलेश के साथ भी रथों में चले, विजय रथ में, आप जानते हैं। तो अब भी नेताजी ने पहले पूरे किए, अखिलेश ने पहले पूरे किए, अब फिर अखिलेश पूरे करेंगे। जनता जनार्दन की इच्छा यही है। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री सर आप पे हमलावर होते हैं, जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा चुनाव गलत दिशा में चला जा रहा है? उनकी तरफ से जा रहा है, हम तो कुछ जवाब दे नहीं रहे। आप जानते हो कि कोई जो गर्मी निकालने की बात करते हैं, कोई चीज़ जो है गर्म चीज़ पानी में डाल दे ठंडी हो जाएगी नहीं, तो इनकी गर्मी तो अपने आप ठंडी हो जाएगी, जैसे ठंडे से मिलेंगे। हम तो गर्म है ही नहीं, हम तो ठंडे वाले ही हैं। जे गर्म हैं तो जैसे ही हाथ बढ़ाएंगे इनकी गर्मी खत्म। अच्छा प्रसाद, ये कहा जाता है कि जैसे जो नेता होता है वो हर किसी को लेके चलता है, हर किसी के मन की बात करता है, कार्यकर्ताओं कुछ कहते हैं तो उसको नहीं करना होता तो भी। ये आपके साथ उल्टा है, आप तुरंत उसके मुंह पे जवाब दे देते हैं, आप तुरंत उसको टाइट कर देते हैं। कार्यकर्ता ये नहीं जान लेगा कि झूठ बोल रहे थे, तो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम जानते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो मैं क्यों उसको धोखे में रखूं? वो विश्वास में रहे और उसके बाद निराश हो, तो मैं उसको निराशा से बचाता हूं। वो बुरा लग सकता है, लेकिन आगे जो निराशा हो सकती है उससे तो बचाता हूं। वो मन बना लेता हाँ कि वो नहीं पाएगा, कोशिश करो अपनी, हो नहीं पाएगा। तो ये अब कहते हैं थोड़ा राजनीति में आपको थोड़ा नुकसान हो जाए, एक बार बुरा मान जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हम राजनीति कोई नुकसान और फायदे के लिए नहीं करते। हम कोई व्यापारी थोड़ी हैं, तो हम लोग व्यापारी की तरह राजनीति करते हैं, मैंने कभी नहीं की। अच्छा सर, जब कहा जाता है, आरोप लगता है कि साहब समाजवाद नहीं, ये परिवारवाद है, और पूरा यादव परिवार समाजवादी होकर के परिवारवाद समाजवाद एक कर दिया दोनों लोगों ने मिलके। अच्छा ये बताओ कि हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले, क्यों करते हैं? क्योंकि वो शंकर जी के बेटे थे। पार्वती की पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि वो महादेव जी की पत्नी थी। सीता जी की करते हैं, भगवान राम की थी। राधा को सब याद चले जाइए, इधर से राधे राधे सब करते हैं, वो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई थी। तो जो हमारे तो संस्कृति और धर्म में यही है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिनके बच्चे नहीं है वो ये आरोप लगाते हैं। ये बड़ी चालाकी से आप बातों को टाल जा रहे हैं साहब, परिवार बात को भगवान से और योगी के बच्चे न होने से जोड़ दे रहे हैं आप। अरे यार, तो और क्या सही बात नहीं है? अच्छा बताइए कि गणेश जी हाथी का सूंड लगी हुई है, मानव जैसी भी नहीं है, और सबसे पहले पूजा होती है सिर्फ ये कि महादेव जी के, देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं। तो परिवारवाद हमारे उसमें चला आ रहा है, हम उससे नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप राजनाथ सिंह लगाएं तो मैं मानूं, लगाएं। उनका बेटा लड़ रहा है चुनाव, को नहीं लड़ रहा है, बोलिए, और 2-4 के नाम बताऊं? नहीं तो ये तो इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि इनके कोई औलाद नहीं है।
आप समझते नहीं, आप समझिए। और इसीलिए इतने लोग मर गए, इनको कष्ट नहीं हुआ। ये हृदयहीन हैं, निर्दयी लोग हैं, इनको कोई किसी तरह किसी से हमदर्दी और सिंपैथी नहीं होती। तो साहब, आप अपने भाषणों में कोरोना काल में जो मैनेजमेंट है जो आपने उठाया वो है, जबकि ये योगी सरकार कह रही है कि द बेस्ट मैनेजमेंट था, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। गंगा में इतने लाशें बड़े तैर प्रदेश- रही थी, गंगा में लाशें तैर रही थी, लाशों को कौआ खा गया, लोग अपने परिजनों का सही तरीके से दाह संस्कार नहीं करा सके, गंगा में और नदियों में लाशों को फेंक दिया गया, लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं करा सके जलाने के लिए। एक इंजेक्शन से, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर से आदमी की जान बच सकती थी, वो नहीं दिला सके। आप इससे ज़्यादा नाकारा कोई सरकार हो सकती है? असफल सरकार। कोरोना काल में 17 लाख आदमी उत्तर प्रदेश में मरा है, 17 लाख, और इसकी सरकार कह रही है कि 23,000 मरे। इससे ज़्यादा झूठे, इससे ज़्यादा गलत लोग कभी हिंदुस्तान की सत्ता में किसी राज्य में नहीं आए जो इस वक्त यहाँ उत्तर प्रदेश में है। दरअसल उनका कहना है कि देखिए, चारों तरफ एक्सप्रेस वे बन गए, एयरपोर्ट बन गया, कौन सा एक्सप्रेस वे बना निजी दिया? क्षेत्र में निवेश आ गया। कौन से एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चल रही है इनके बनाए हुए पे? और कौन सा हवाई अड्डा बन गया, बताइए आप। ये उद्घाटन करने गए थे, प्रधानमंत्री को ले गए कुशीनगर का, और हवाई अड्डा बनाया था अखिलेश। इन्होंने अगर एक पैसे की कोई उसमें काम किया हो तो वही बताए। ये झूठ बोलते हैं सर। नहीं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, काशी विश्वनाथ राम का मंदिर इनके कॉरिडोर बना बाप रहे का हैं। है क्या? सारी जनता का है। राम मंदिर को बना रहे, राम पे इनका क्या पट्टा करा लिया इन्होंने राम का? हम नहीं राम भक्त हैं, हम तो हनुमान के भक्त हैं जो राम के भक्त थे। हम राम के भक्त हैं, उनसे बड़े हैं ये। नहीं तो आपको लगता है कि ये कहीं इशू नहीं है? ये नो इशू। वो कह रहे विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, किसानों को सम्मान निधि मिल रही, हमने राशन बांट दिया। हे प्रभु, अब ऐसे मूर्खों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, माफ़ करें मेरी भाषा के लिए, लेकिन वो इसी लायक हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों सर, किसान सम्मान निधि में आप बड़ी तेज से राशन पे आप हंस रहे, क्यों? ऐसा है, हमने हिसाब लगाया था कल, कुल एक साल में 12-13 हज़ार का मामला दे रहे हैं। हमारी 300 यूनिट बिजली और फ्री जो वो है सिंचाई, वो इससे 3-4 गुना ज़्यादा है। अकेली यही, और सुविधाएं छोड़िए, हिसाब लगा के कोई पूछे, इनसे बात करें। महंगाई से लेके अब तक, बच्चों के कपड़े लत्ते, फीस से लेके अब तक जो एक साल में जो बढ़ाते हैं वो पूरे लोगों पे आता है। हिसाब लगाएं, लोग लगभग 80,000 रुपया बढ़ाया है और दिया 12,000 है, तो 12,000 कम कर दो तो कितना ले गए आदमी के हाथ जेब से? लगभग 70,000। 70,000 ले लिया और दिया 12,000 करके बता रहे, वैसे तो 80,000 लिया, 90,000। हर आदमी जो जानता नहीं, लगता नहीं कि हम कहाँ दे दिया, हिसाब लगाओ, सबसे ले लिया। अगर ये सुनिए, एक कमीज बनाओ ये तो पहले जैसी थी उसे 500 रुपया ज़्यादा ले लिया है, फीस में ले लिया, डीजल उसमें दे दिए, कितना लिया? अगर 1 लीटर लें, 1 लीटर माने हम, तो 1 लीटर पे भी इन्होंने बढ़ा दिया 30-40 रुपया बढ़ा दिया। और 12 महीने में कितना हो गया? बात ये 36-300 कुछ ऐसा हो गया। हर चीज़ में बढ़ा है। अगर पूरा 12 महीने का हिसाब लगाएं तो एक इंडिविजुअल पर लगभग 80,000 रुपया उसकी जेब से इन्होंने लिया और दिया 12,000। ये है गणित, ये सब जान गए लोग, ये सबके घरों में लड़के पढ़े लिखे कंप्यूटर चलाने वाले। अब ये न समझें, गांव के लोग कुछ जानते नहीं, ये मूर्ख बना रहे सबको। आप ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए, उनकी बड़ा आपने गणना कर रखी है किस चीज़ की? इसलिए क्योंकि इनकी तो ऐसा, इनके सब कुकर्मों का अगर हिसाब लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो इन्हें दंडित कैसे कर पाएंगे? आप सब सदनों में रहे हैं, जिस तरह से आपने एक के बाद एक लड़ी लगा दी अभी है। बताएं, सवाल आप इसमें बताएं। 300 यूनिट बिजली आप देने को लेकर, बीजेपी कह रही साहब की बिजली बीजेपी वाले हैं मूर्ख, कुछ जानते नहीं, झूठ बोलते हैं 24 घंटे। अखिलेश ने जो बिजली घर बड़ा बनवाया था ये पूर्वांचल में, उसकी 1 यूनिट से पूरे उत्तर प्रदेश को जो घोषणा कर रहे 300 यूनिट की, उससे फ्री बिजली, 1 यूनिट से 300 यूनिट बिजली दे सकते हैं। ये जानते क्या है कुछ? अखिलेश कोई मामूली, तो उस समय अखिलेश की सरकार में तो बिजली ही नहीं थी। अखिलेश की सरकार में ही बिजली थी, ये लोग पूछ लीजिए। अब आती है बिजली, सवेरे से बिजली नहीं है।
जबकि यहाँ 24 घंटे अखिलेश के ज़माने में रहती थी। यहीं नहीं, हमारे घर पे नहीं। ये क्या बात हर है सर, जगह। आज आप यहाँ पे हैं, यहाँ बिजली नहीं है, कल आप झांसी में तो कह रहे तो वहाँ बिजली नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ बिजली काट रहे हो। नहीं नहीं, बिजली इनके पास है ही नहीं। हाँ, ये तो सिर्फ चुनाव की वजह से है। चुनाव खत्म होते ही खैर यही चले जाएंगे, फिर तो समस्या ज़्यादा आएगी नहीं। हाँ। वरना नहीं, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, डिस्ट्रीब्यूशन हमने बड़ा अच्छा कर दिया है और बिजली के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी ऐसा सुधार किया है, वो जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता सब जानती है। अच्छा वो सर, तो कहेंगे ही। ठीक है। वो तो कहेंगे मैंने बहुत रोजगार दे दिया, रोज बेकार घूम रहे, लाठी चल मांग, जो जाता था रोजगार माने पिट रहा था, नहीं पिट रहा था। बताइए लखनऊ में पिटे कि नहीं पिटे। आंगनबाड़ी बेचारी तनख्वाह जरा सी मिलती है, गई उन पर लाठी चला दी। आशा बहुएं गई, रास्ता चलाती। और प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए नहीं भर के ले गए इलाहाबाद में, यहाँ से लेके सहारनपुर से लेके सब गई थी बसें भर के कि नहीं, सबने देखा होगा। मैं आ रहा था दिल्ली से, जैसे ही यहाँ एक्सप्रेस वे से नीचे उतरा तो मैनपुरी के DMS भी खड़े हुए थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कि साहब बसें भेज रहे प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए। जो बैठी खड़ी थी बसें, सब पे लिखा हुआ था बरनाहल ब्लॉक, बरनाहल पार्टी नंबर 1, ब्लॉक कुरावली पार्टी नंबर 2, ब्लॉक करहल पार्टी नंबर 3, सब में, और भेज रहे थे। सब याद कर लिया आपने। अरे हमारे पढ़ रहे थे ना, देखें। अच्छा साहब, आप जो है ना बड़े चालाकी से, जो लोग कोई भूल रहे हो कि आशा बहुओं को कुरेद दे रहे हैं, शिक्षा मित्रों को कुरेद दे रहे हैं, तो जो लोग लाठी खाए हैं शिक्षा उनको- मित्रों को पहली कैबिनेट मीटिंग में रेगुलर कर दिया जाएगा। पहली मीटिंग में शिक्षा में तो BEd TET की व्यवस्था कर दी जाएगी साहब, नौकरी। हम्म। पहली मीटिंग में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल जाएगी कैबिनेट में। आप देखना, इनको कहीं पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी आने वाले वक्त में। तो साहब, आपको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन था, जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, वो उससे किसानों का गुस्सा शांत किया, और वो एक आपके लिए जो बड़ा इशू हो सकता था चुनाव में, वो खत्म हो गया आपके हाथ से, कौन? किसानों का मुद्दा। अच्छा, तो किसानों ने कर दी ऐसी तैसी पश्चिम में कि नहीं? कोई दिया वोट ने? जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर में, और मेरठ तक बागपत में इन लोगों की जमानतें। एक हमारा उम्मीदवार 40,000 50,000 से कम वोट से कहीं नहीं जीत रहा है। कुछ ज्यादा ही खुश और उत्साहित है सर आप। अरे आप गए कि नहीं? हाँ, मैं गया था। देखा कि नहीं देखा? देखा है, हाँ। अब मैं आपसे कहलवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं। अच्छा, नहीं, आप कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो साहब, इतना जो है, इतना मतलब इतना, ये कहीं उत्साह जो है आपको नुकसान तो नहीं कर जाएगा? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। हमें तो खुशी इसलिए है क्योंकि जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे और जब पार्टी में थोड़ी सी वैसी बात आई, तो अखिलेश को मुख्यमंत्री के लिए आगे करने के पीछे ये उद्देश्य था कि हमारी पार्टी का जीवन लंबा हो जाए। तो किसे खुशी नहीं होगी कि दोबारा मुख्यमंत्री बने? तो साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद, आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के लिए न सिर्फ प्रोजेक्ट किया, बल्कि उनके लिए हर वो जुगाड़ का इंतजाम भी किया जिससे वो मुख्यमंत्री बने। चलिए, वो हम क्या करें। तो हाँ, वो किया। आप पहले आदमी थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस समय भी किया था। तब कोई सब लोग नेताजी की बात करते थे। तो आप, तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी सोच थोड़ा आगे की है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अखिलेश थोड़ा मैच्योर हो पाए हैं, कि जिस तरह से तमाम दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ज़्यादा जोगी आ जाए और मठ उजड़ जाए? नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं। इसका जवाब मैं आपको 7 तारीख को वोट पड़ने के बाद दूंगा। सही। अच्छा सर, आपको लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ों का पोलराइजेशन हो रहा है, आप कहते हैं कि साहब जात की जनगणना होनी चाहिए, कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। सारा पिछड़ा, आधे से ज़्यादा दलित और एक बड़ा हिस्सा अपर कास्ट का अब की अखिलेश के साथ है, इसलिए पोलराइजेशन होने का कोई सवाल नहीं। आपने देखा नहीं, गृह मंत्री जी सबसे पहले कैराना गए और अपने सर्किल में उन्होंने कहा, देखिए मैं बम विस्फोट कर दूंगा। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि इतने हिंदुओं का विस्थापन हो गया, यहाँ से चले पलायन हो गया, पलायन, मुसलमानों ने पलायन कर दिया। उनकी उम्मीदवार कैराना से हुकुम सिंह, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी की बेटी, हुकुम सिंह बहुत निहायत भले आदमी थे, हमारे भी रहे, मिनिस्टर रहे, MLA रहे, MP रहे, और कोरोना में उनकी डेथ। कोरोना में हुकुम सिंह जैसे लोगों को नहीं बचा पाए बाबा, इन्हें मैनेजमेंट अच्छा किया था। उनकी बेटी थी। आप जैसे पत्रकारों ने शाह से हटके मृगंका से पूछा कि आपके यहाँ से कितना पलायन हो गया, उसने कहा हमारे यहाँ से कोई पलायन नहीं, कोई पलायन नहीं हुआ।
जिनकी रोजी रोटी नहीं रही थी इस वजह से, वो कहीं गए, वो अपने आ जाएंगे, उनका घर है यहाँ, सब बच्चे। तो एक हुआ खड़ा किया गया उनका फ्यूज हो गया, डिफ्यूज बम फोड़ने गए थे, खत्म हो गया। और मालूम है आपको कितने वोट से जीत रहा है कैराना वाला? नहीं, हाँ, वो तो बड़ा इशू बना कि अपराधियों अरे को टिकट सुनिए कितने वोट से जीत रहा है, मोर देन 50,000। अच्छा, इसीलिए आप बड़ा खुश है सर साहब, आपने गणित बैठा रखी है। अच्छा प्रभु साहब, आप जो है पूरे प्रदेश में आप दौरा करते रहते हैं, बूथ का मैनेजमेंट आप देखते हैं। आप कहते हैं कि जो नेता से आते हैं तो मैं आपको देखता भी हूँ कि आप पूछे आप अपने बूथ पे कितना वोट दिला पाओगे, वो बूथ पे जाओ। तो आपको लगता है बूथ मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी सुधार पा रही है, या संगठन पे अभी वो चाबुक नहीं चल रहा है जो आप चलाते थे? ऐसा है, बूथ मैनेजमेंट में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जन्मजात मैनेजमेंट करने वाले सही है, उन्हें कुछ सिखाना नहीं है, उन्हें तो रोकना और पड़ता है कि मैनेजमेंट ज़्यादा मत करना। ज़्यादा मैनेजमेंट मतलब कि लोगों को, हाँ, दूसरे लोगों को सबक न सिखा देना। नहीं सबक तो सिखाते ही नहीं, प्यार से हम तो आपकी कहते हैं हर आदमी वोट देना चाहता है, इसलिए हर व्यक्ति से वोट मांगिए। किसी व्यक्ति को ये मौका मत दीजिए कि ये कहे कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता था, मुझसे कोई वोट मांगने नहीं आया। सो हमारा हर कार्यकर्ता जाएगा हर एक के पास, और बूथ मैनेजमेंट तो यही है, लोग आएँ, वोट दें, आके उनकी व्यवस्था करें, गांव में जाएं। जो लड़के नए हैं, ये लाल टोपी लगाए जे सब, ये गांव में पैर छू के बूढ़े नए सबको लाइन में लगा के वोट डलवा देंगे आके, तो हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इस बार सर आपको लग रहा कि थोड़ा सा, जैसे कैंडिडेट है तमाम दलों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कई लॉयल वर्कर्स का भी टिकट कट गया होगा, काटना पड़ा होगा, तो कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है लगता है, और उसके लिए बलि का बकरा कार्यकर्ता ही बनता है। कार्यकर्ता तो कभी बल्कि नहीं बनता, नेता ही बनता है। भाई कार्यकर्ता कौन सब चुनाव लड़ना चाहता है? एक क्षेत्र में 10-5 एप्लीकेंट होते हैं, तो उन्हीं में से किसी बलि का बकरा तो नहीं कहोगे, क्लेम सबका होता है, लेकिन टिकट एक को ही दी जा सकती है। तो जिसके भाग्य में लिखा है टिकट उसे मिल गया। नहीं, जो दूसरे दलों से जो आए, बड़ी संख्या में आपके पास दूसरे दलों से आए, उन लोगों तो ने आप सुनिए, ऐसा बड़ी संख्या में आए, लेकिन बड़ी संख्या में टिकट मिलने वाले नहीं थे। अगर 3 लोग आए और उनकी वजह से हमें 300 विधानसभा क्षेत्रों में लाभ हुआ, तो हमारा क्या घाटा हुआ? लाभ ही तो। सर, जो ऐसा नहीं हुआ कि कार्यकर्ताओं को आप क्या समझाते हैं? उसी मंत्री के खिलाफ 5 साल नारा लगाता रहा, तो फिर आपने उसको पार्टी में लेके माला पहनाया, तो कार्यकर्ता को क्या कहते होंगे, अब मत गाली देना उसको? नहीं, कार्यकर्ता अपने आप उसका जिंदाबाद करने लगता है। अच्छा, वो पहले पाला बदल देता है। कार्यकर्ता की इच्छा ही होती है, ले आओ इनको, तभी आते हैं, लाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कार्यकर्ताओं के इच्छा के खिलाफ। यही जो है ना, ये कहते हैं प्रोफेसर साहब की यही चालाकी है। हम कहेंगे कि नेता को ला रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम किसी नेता को नहीं ले रहे, हम कार्यकर्ताओं की इच्छा पे ले रहे हैं उनको। आप आदमी को सिर के बल चुनौती खत्म, अब तो सब हमारे फेज हैं और आगे। देखिए, पहले फेज में ही कुछ ऐसे जिले थे, पूरे पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं, जहां हमें दिक्कत होती थी। जैसे हमें दिक्कत होती थी मथुरा में, दिक्कत होती थी गाजियाबाद में, दिक्कत होती थी गौतम बुद्ध नगर में, दिक्कत होती थी आगरा में। इसके अलावा किसी जिले में कभी दिक्कत नहीं। बोली अयूब, नहीं हुई कभी। अब की वहाँ भी जीते कि नहीं, अधिकांश सीटें, अधिकांश। तो आप समझ लीजिए अब क्या है, ये हमारा तीसरा फेज अपना है। ये सब इटावा, मैनपुरी, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज से चले जाइए उधर तक है अपना कि नहीं? ठीक है। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे तमाम लोगों के साथ आप हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी जिस तरह से वर्चुअल रैली हुई, आप फिजिकल रैली के थे, 2 फेज निकल गया, ये एक परेशानी थी, और आपका कार्यकर्ता उतना इक्विप नहीं था, वो भी दिक्कत आई, और अब कोई चैलेंज है, या कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज आप देंगे? हमारे कार्यकर्ताओं ने फर्स्ट और सेकेंड फेज की पोलिंग देखी है, उनमें उससे और ज़्यादा उत्साह है, और ये अगले फेज और अच्छे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि बहुत शांति से, शालीनता से 95% पोलिंग करें और बीजेपी का डिब्बा गोल करें। आप करहल में हैं, मैनपुरी में हैं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव की जीत हो जाएगी अच्छे वोटों से? बहुत बड़े, ये सब लोग अखिलेश यादव के मतदाता हैं, ये इन्हें लाखों वोट से जिताएंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने का। तो ये थे प्रोफेसर रामगोपाल, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात की, और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जनता इस बार खुद चुनाव लड़ रही है। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, सैफई, इटावा।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।